नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीएस मंथन 88 पे। और आज का जो हमारा वीडियो है वो है सिकल सेल एनीमिया के ऊपर, जो कि एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा की यूनिट 7 के अंतर्गत ये सिकल सेल एनीमिया दिया हुआ है। और ये साइंस का एक पोर्शन है, तो इसको हमको समझना है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपने वीडियो में आते हैं और देखते हैं सिकल सेल एनीमिया के विषय में। हमको अगर सिकल सेल एनीमिया समझना है तो उससे पहले कहीं ना कहीं हमको ब्लड अर्थात रक्त अर्थात एंथ्रियोसाइट्स के विषय में विस्तार से समझना होगा। ठीक है, तो ब्लड का साइंटिफिक नेम क्या होता है? एंथ्रियोसाइट्स होता है। इसको आप लोग दिमाग में फिक्स कर लीजिए। तो देखिए लिखा है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। अब इसका जो कार्य है वो परिवहन करना, नियंत्रण करना और रक्षण करना, तीन तरीके के इसके काम है। परिवहन करता है, ट्रांसपोर्टिंग करता है ना, और ये नियंत्रण भी करेगा, रक्षण भी करेगा, तीन काम करेगा। अब जो है ऊतक कोशिकाओं आबलिक कणिकाओं से मिलकर रक्त का निर्माण होता है। रक्त का निर्माण किस किस के द्वारा होता है? रक्त कोशिकाओं ऊतक कोशिकाओं और कणिकाओं से मिलकर बना होता है। तो एक काम करते हैं, पहले हम ब्लड का कंपोजिशन देख लेते हैं, ब्लड का संगठन देख लेते हैं। तो ब्लड मुख्यतः दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक है प्लाज्मा और दूसरा है रक्त कोशिकाएं। जो प्लाज्मा है वो पूरे रक्त का 55% भाग होता है, जबकि रक्त कोशिकाएं 45% भाग होती हैं। अब थोड़ा हम प्लाज्मा के विषय में देख लेते हैं, प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ें होती हैं। उससे पहले थोड़ा रक्त कोशिकाएं देख लीजिए। जो 45% भाग है पूरे ब्लड का, इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। प्लाज्मा जो है 55% भाग है, जो कि प्लाज्मा का निर्माण यकृत में होता है। इसमें 90% वाटर होता है और 10% अदर चीज़ें होती हैं, जिसमें 9% तो क्या होता है? आपका प्रोटीन होता है। याद रखिएगा, प्लाज्मा का जो रंग होता है पीला होता है। यह परिवहन का काम करता है। और किसका परिवहन करता है? ठोस पदार्थ का। अब ठोस पदार्थ क्या होती हैं? सारी रक्त कोशिकाएं ठोस होती हैं, चाहे आरबीसीएस हो, डब्ल्यूबीसीएस हो, प्लेटलेट्स हो। ये अपने आप तो तैरेंगी नहीं, इनको तैराने का काम कौन करेगा? चल रे भैया आगे बढ़, मैं तैराऊंगा, मैं हूँ प्लाज्मा, तुम सबको बहा के ले जाऊंगा, ऐसा प्लाज्मा बोलता है। अब और प्लाज्मा जो है निर्जीव भाग होता है, इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से सारी चीज़ें हैं। आरबीसी को एरिथ्रियोसाइट्स भी कहते हैं, जो कि O2 और CO2 का परिवहन करता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। और टोटल ब्लड का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्टिंग का काम करना। किस किस का? O2 CO2 का, प्लस जो पोषक पदार्थ होते हैं उनको कोशिकाओं के अंतिम भाग तक ले जाने का काम किसका है? ब्लड का है। और ये सब सारी चीज़ें ब्लड की मदद करती हैं, क्योंकि ब्लड इन्हीं चीज़ों से तो मिलकर बना है यार। अब देखिए, प्लाज्मा जो है उसमें तीन प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। एक एल्ब्यूमिन है, ग्लोब्यूलिन है और फाइब्रिनोजिन है। इस चीज़ को आप लोग याद रखना। सिर्फ ब्लड का इतना ही देखना, ज़्यादा इसको अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है। एक यूनिट जो ब्लड होता है उसमें 450 ml ब्लड होता है। मतलब एक यूनिट ब्लड का मतलब होता है कि उसमें 450 ml ब्लड है। एक यूनिट बराबर 450 ml। और ब्लड का जो पीएच मान है वो 7.4 होता है, अर्थात जो ब्लड होता है वो क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। इसलिए ब्लड को कभी आप चखोगे तो वो हल्का सा आपको नमकीन सा स्वाद दे जाएगा। दे जाएगा क्या? नमकीन स्वाद देता ही है। ये है, देखिए, एक ब्लड की बूंद है, खून की छोटी सी बूंद है। इसको समझिए, इसमें जो आपको गोल गोल दिख रहे हैं ये हैं, इसको हम कहते हैं आरबीसी, मतलब रेड ब्लड सेल्स, या हिंदी में कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं। और जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, मतलब मैंने सिर्फ बनाया हूँ ऐसा छोटा करके, असल में डब्ल्यूबीसी सबसे बड़े होते हैं सारी कोशिकाओं में प्लेटलेट से भी बड़े होते हैं और आरबीसी से भी बड़े होते हैं। और ये जो शेष भाग है छोटे छोटे दिख रहे हैं ये हैं प्लेटलेट्स, और जो शेष भाग बचता है इसको कहते हैं प्लाज्मा। तो सबसे बड़ा होता है डब्ल्यूबीसी, उसके बाद में आरबीसी, उसके बाद में प्लेटलेट्स। और इन सारे ठोस मटेरियल को बहाने का जो काम करता है वो करता है प्लाज्मा। ठीक है। और प्लाज्मा में एक पॉलीसेकेराइड पाया जाता है, एक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जिसका नाम होता है हिपेरिन, जो कि शरीर के अंदर ब्लड को जमने से रोकता है। मतलब ये प्रतिजामक है, एंटी कोगुलेंट है। इसको आप लोग याद रख लेंगे। कौन? प्लाज्मा के अंदर पाया जाने वाला पॉलीसेकेराइड जिसका नाम है हिपेरिन। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। यहाँ लिखा है, देख लीजिए, आरबीसी में हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। आरबीसी में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन
पाया जाता है, जो कि हीम प्लस ग्लोबिन से मिलकर बना होता है। हीम मतलब आयरन और इसका रंग होता है लाल, और ग्लोबिन यानी एक प्रकार का प्रोटीन है, और यही जो प्रोटीन है O2 तथा CO2 का परिवहन करता है। और आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है, जो कि पोषक तत्वों का भी परिवहन करता है और साथ ही साथ O2 और CO2 का परिवहन करता है। और आरबीसी का जो जन्म होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ जन्म होता है? आरबीसी का जो जन्म होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। प्लाज्मा में 90% जल तथा 8% कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। यहाँ 10% होना चाहिए, मैंने 8% लिखा है क्योंकि हमने ऊपर ही लिख दिया है 90 और 10, तो यहाँ भी आंकड़ा 90 और 10 का ही होना चाहिए। ये पीले रंग का होता है। कौन क्या पीले रंग का होता है? जो आपका प्लाज्मा होता है पीले रंग का होता है, निर्जीव होता है। यहाँ भी मैंने डबल डबल लिख दिया है। प्लाज्मा में हिपेरिन नामक प्रतिजमक पाया जाता है, जो कि शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। आरबीसी की कमी से एनीमिया, पीलिया जैसे रोग होते हैं। प्लस आरबीसीएस में केंद्रक नहीं होता, इसलिए आरबीसीएस का क्लोन तैयार नहीं किया जा सकता। क्लोन का मतलब ये होता है कि किसी एक व्यक्ति के जैसा सेम टू सेम गुण वाला दूसरा व्यक्ति पैदा कर लेना क्लोन कहलाता है। ठीक है, इससे पहले जो इयान विल्मुट थे उन्होंने डॉली नाम की भेड़ का क्लोन तैयार किया था 1997 में। ठीक है, आरबीसी की मृत्यु यकृत अर्थात लीवर में होती है। आरबीसी की मृत्यु कहाँ होगी? यकृत अर्थात लीवर में होती है। और ये जो मृत आरबीसी हैं इनका जमाव होता है कहाँ पर? प्लीहा में होता है। इसलिए प्लीहा को ब्लड बैंक या ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, मतलब आरबीसी की कब्रगाह किसको कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। लेकिन आरबीसी को मारने का काम कौन करता है? वो यकृत करता है। मारने का मतलब तोड़ने का काम। लेकिन अपवाद कौन कौन है? ऊंट और लामा। ऊंट और लामा दो ऐसे प्राणी हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। सामान्यतः किसी के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, किसी की लाल रक्त कणिका में केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन ये दो अपवाद हैं, ऊंट और लामा, ये दो ऐसे प्राणी हैं। सामान्यतः आरबीसी की संख्या 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है ब्लड में। प्रति इतने घन मिलीमीटर में 50 लाख जो हैं क्या होता है? आपका आरबीसी पाई जाती है 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर। अब सीरम क्या होता है? जब प्लाज्मा के अंदर पाया जाने वाला हिपेरिन को बाहर निकाल लोगे तो क्या बचेगा? सीरम, मतलब बाबा जी का ठुल्लू, कुछ नहीं बचने वाला, सीरम बचेगा। ठीक है, इस तरीके से ये चीज़ें रहीं। इसके अलावा और चीज़ें देख लेते हैं हम लोग। अभी तो शुरुआत हुई है वीडियो की। हिपेरिन पॉलीसेकेराइड है, मतलब ये कार्बोहाइड्रेट है, याद रखिएगा। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइड्स या लिम्फोसाइड्स भी कहते हैं। इसका जीवन काल 10 से 12 दिन होता है, कभी कभी ये 4 दिन भी लिखा होता है। निर्माण इसका अस्थि मज्जा में होता है। इसकी मृत्यु होती है रक्त में, याद रखेंगे। मैं बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें बोल रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज कर करके देख लेना। डब्ल्यूबीसी जो है प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है किसकी? शरीर की, मतलब शरीर की प्रतिरोधक क्षमता या बीमारियों से लड़ने में हमारी कौन मदद करेगा? डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी किसके सहायता से? डब्ल्यूबीसी एंटीबॉडीज़ का निर्माण करते हैं, और एंटीबॉडीज़ जो है बीमारियों से लड़ने में हमारे शरीर की मदद करते हैं। और इनकी संख्या होती है 5000 प्रति घन मिलीमीटर ब्लड, यानी प्रति घन मिलीमीटर ब्लड में जो है 5000 डब्ल्यूबीसी पाई जाती है। और डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, इस बात को आप लोग याद रखो। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है। और आरबीसी में जो केंद्रक पाया जाता है वो सिर्फ ऊंट और लामा में पाया जाता है, और इसमें कोई पिगमेंट नहीं पाया जाता डब्ल्यूबीसी में। इसी कारण ये किस रंग का दिखता है? सफ़ेद सफ़ेद, है ना। अब देख लीजिए, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, जो कि रक्त का थक्का बनाता है। इसका जीवन काल 6 से 8 दिन और कहीं कहीं 7 दिन भी देता है। इसका जन्म भी अस्थि मज्जा में होता है और इसकी मृत्यु रक्त में होता है। ठीक है, और प्रति घन मिलीमीटर ब्लड में 5 लाख ये संख्या में पाए जाते हैं। कौन? प्लेटलेट्स। ठीक, प्लेटलेट्स के अंतिम उत्पाद के रूप में फाइब्रिन जाल का निर्माण होता है, जिससे रक्त का थक्का बनता है। आपने देखे होंगे जब आपका हाथ कहीं से कट पिट जाता है तो वहाँ से ब्लड निकलता है, तो उस ब्लड निकलने के दौरान कुछ समय बाद वहाँ पर क्या होता है? खून आपका बहना ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, मतलब वहाँ पर फाइब्रिन जाल बनाता है। कौन? प्लेटलेट्स। ठीक,
याद रखेंगे WBC आकार में सबसे बड़े होते हैं और टोटल ब्लड का ये 3% भाग होते हैं। ठीक है। WBC की कमी को ल्यूकोपीनिया कहते हैं और WBC की अधिकता को ल्यूकेमिया कहते हैं। याद रखेंगे, गर्भस्थ शिशु के यकृत में WBC RBC प्लेटलेट्स बनती है क्योंकि हड्डियां उस समय विकास की प्रारंभिक अवस्था में होती हैं। याद रखेंगे, जो शिशु माँ के पेट में है उसके यकृत में WBC बनेंगी, मतलब ये जितनी भी रक्त कोशिकाएं हैं इनका निर्माण कहाँ होगा? यकृत में। लेकिन जब बच्चा बड़ा होगा उसकी हड्डियों का विकास होगा, वैसी स्थिति में इनका निर्माण हड्डियों के अंदर पाई जाने वाली अस्थि मज्जा में होगा और अस्थि मज्जा हड्डी के बीच में पाया जाने वाला खोखला भाग होता है जहाँ पर इन रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। लेकिन जो छोटा बच्चा होता है माँ के गोद में नहीं, मतलब माँ के पेट में होता है, उसके लीवर में इन कोशिकाओं का निर्माण होता है, इन रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। विटामिन ए रक्त में WBC को बढ़ाता है। याद रखिएगा, जो विटामिन ए है ये WBC को बढ़ाता है। RBC बनने में विटामिन C और B12 की आवश्यकता होती है। अगर आपको शुरुआत में RBC और WBC बनाना है तो विटामिन C और विटामिन B12 की विशेष आवश्यकता होती है। मतलब कौन कौन से विटामिन की आवश्यकता होगी? विटामिन C और विटामिन B की। और अगर WBC बढ़ाना है तो विटामिन ए ज़्यादा मात्रा में खाओ, WBC बढ़ते जाएगी, है ना। इसलिए जब WBC घटती है तो डॉक्टर, WBC घटेगी तो प्लेटलेट भी घट जाती है। याद रखना, कौन से इसमें? चिकनगुनिया में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, और एक होता है डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं, और इसमें WBC भी घट जाती है और क्या घट जाता है? प्लेटलेट। तो वैसी स्थिति में डॉक्टर कहता है कच्चा पपीता का जूस पियो ताकि आपकी प्लेटलेट भी बढ़े और आपके WBC भी बढ़े। एनीमिया को SCA या SCD भी कहते हैं, सिकिल सेल एनीमिया या सिकिल सेल डिसीज। याद रखेंगे, खून की कमी मतलब कमजोरी महसूस होना, यही बात होगी एनीमिया में। मतलब हेल्दी ब्लड सेल्स की कमी हो जाएगी, मतलब रक्त में RBC और RBC के अंदर पाए जाने वाला हीमोग्लोबिन प्रोटीन की कमी हो जाएगी। मतलब रक्त में जो RBC पाई जाती है उस RBC के अंदर हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है, इसकी कमी हो जाएगी जब, तो उससे क्या हो जाएगा? एनीमिया की बीमारी होगी। अब हम एनीमिया के प्रकार देख लेते हैं। एनीमिया कई प्रकार के होते हैं। पोषण की कमी से होने वाला एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया, थैलीसीमिया, सिकिल सेल एनीमिया। लेकिन हमारे अध्ययन का केंद्र क्या है? सिकिल सेल एनीमिया। हमारे सिलेबस में यही दिया है, बाकी हम बाकी चीज़ों को भी देख लेंगे। ठीक, रक्त के स्तर पर हीमोग्लोबिन की मात्रा में कमी होना एनीमिया कहलाता है। ये बात मैंने अलग से भी लिख दी है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अब देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पर Hb+O2, HbO2 मतलब सेल्स तक यहाँ लिखा हुआ है। क्या होगा कि जो हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक लेके जाएगा। मतलब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर क्या बनाएगा? ये मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करेगा और ऑक्सी हीमोग्लोबिन पूरे कोशिकाओं तक पहुंचेगा। अब कोशिकाओं के पास में अशुद्ध रक्त होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है, तो हीमोग्लोबिन उस कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को अपने से जोड़ लेगा और कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन बनाएगा। और ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन को कहाँ लेकर जाएगा? फेफड़े में। और फेफड़े को ये क्या दे देगा? CO2 दे देगा। और CO2 उसको कहाँ कर देगा? शरीर से बाहर कर देगा। तो इतना काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन। इसलिए हीमोग्लोबिन बड़ा महत्वपूर्ण होता है ट्रांसपोर्टेशन में। और किसका ट्रांसपोर्ट करता है? O2 का और CO2 का। उनके साथ में जुड़ जाता है भैया जी, और भैया जी इनको लेके जाता है और भैया जी इनको लेके भी आता है। ठीक, भैया जी बोलने का मतलब हीमोग्लोबिन, कोई और दूसरा भैया जी नहीं समझना। हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 और CO2 यहाँ लिखा हुआ है। HbO2 और HbCO2 दोनों अस्थायी यौगिक हैं क्योंकि ये बनते हैं बिगड़ते हैं, बनते हैं बिगड़ते हैं, बना बिगड़ा। HbO2 और HbCO2 अस्थायी यौगिक हैं, मतलब ये अनस्टेबल क्या है? कंपाउंड है। Hb+CO इसको कहते हैं HbCO, मतलब ये स्थायी यौगिक है और इसका जो नाम है वो है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और CO का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब दम घोटू गैस। जब हीमोग्लोबिन
किसके साथ में जुड़ जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में जुड़ जाता है, तो ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो कि एक स्थायी यौगिक या स्टेबल कंपाउंड होता है। याद रखेंगे कि जब कोई व्यक्ति अगर किसी कमरे में अंगीठी जलाकर सोता है और पूरे कमरे को बंद कर लेता है, तो उस कमरे में किसकी मात्रा बढ़ जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड की, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिससे क्या होती है, सामने वाले व्यक्ति की दम घुटकर मृत्यु हो जाती है। टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन के प्रकार देख लीजिए। एक मायोग्लोबिन होता है जो मांसपेशी में पाया जाता है, एक होता है HB+F या इसको HbF कहते हैं, जो कि भ्रूण में पाया जाता है। यहाँ F का मतलब होता है फीटस, और फीटस यानी होता है हिंदी में भ्रूण, अंग्रेजी में इसको फीटस कहते हैं। HB+A ये पाया जाता है एडल्ट में। ए का मतलब होता है एडल्ट, मतलब ये वयस्क में पाया जाता है, ठीक। और मायोग्लोबिन में ऑक्सीजन को ग्रहण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है, जबकि सेकेंड नंबर पे HbF आता है, और सबसे कम ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता या ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी सबसे कम अगर किसी की होती है तो वो HbA की होती है, मतलब वयस्क की होती है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। महिला में हीमोग्लोबिन 12 से 14 ग्राम होता है प्रति 100 मिलीमीटर ब्लड में। 100 मिलीमीटर ब्लड में, महिलाओं के 100 मिलीमीटर ब्लड में 12 से 14 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। फिर पुरुष में 100 मिलीमीटर में 14 से 16 ग्राम ब्लड होता है, और जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं उनके प्रति 100 मिलीमीटर ब्लड में 18 से 20 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, और भ्रूण में 20 से 22, देखो सर्वाधिक होता है, 100 मिलीमीटर ब्लड होता है, ठीक है। तो 20 से 22 ग्राम होता है किसके, भ्रूण में सर्वाधिक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। याद रखेंगे, भ्रूण में जो बच्चा होता है वो, मतलब जो भ्रूण होता है, फिटस की बात हो रही। हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक के तौर पर कार्य करता है। किसके रूप में कार्य करता है, श्वसन वर्णक के तौर पर कार्य करता है, जो कि संघ एनीलिडा में पहली बार देखने को मिला था। ये एक श्वसन वर्णक है, ऑक्सीजन को लाना, ऑक्सीजन को ले जाना, ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड को लाना, ऑक्सीजन को ले जाना, कार्बन डाइऑक्साइड को लाना, तो एक प्रकार का श्वसन वर्णक है। वर्णक मतलब क्योंकि इसका रंग है, किस रंग का होता है, ये चटक लाल रंग का होता है, इसलिए RBCS हमको किस रंग की दिखाई देती है, चटक लाल रंग की दिखाई देती है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिए, Hb व्युत्क्रमानुपाती होता है ऑक्सीजन के, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा जैसे जैसे बढ़ेगी हीमोग्लोबिन की मात्रा घटेगी, मतलब हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा है तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। टेस्टोस्टेरोन के कारण हीमोग्लोबिन मेल में ज़्यादा बनता है, तो शरीर उसको तेज़ी से तोड़ता भी है। तो जो टेस्टोस्टेरोन किस में पाया जाता है, मेल में पाया जाता है ना। इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण जो मेल होता है, पुरुष होता है, वो थोड़ा हिंसक प्रवृत्ति का होता है, उसकी उपापचयी क्रिया ज़्यादा होती है, उपापचयी क्रिया ज़्यादा बेहतर होती है महिलाओं से टेस्टोस्टेरोन के कारण पुरुष की, तो इस कारण उसमें हीमोग्लोबिन भी ज़्यादा बनता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। बच्चे में हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है और हीमोग्लोबिन को यकृत तोड़ता है, और क्योंकि गर्भाशय में काय की कमी होती है, O2 की कमी होती है। जब बच्चा माँ के गर्भाशय में होता है तो बच्चा डायरेक्ट तो ऑक्सीजन नहीं लेता, क्योंकि बच्चा कहाँ रहता है, माँ के गर्भ में, और माँ के गर्भ में एक लिक्विड होता है गर्भाशय के अंदर, उसको हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, और बच्चा किसके सहायता से जुड़ा रहता है, प्लेसेंटा के माध्यम से बच्चे और माँ का संपर्क जुड़ा रहता है। और जब माँ सांस लेगी तो बहुत कम मात्रा में सांस बच्चे तक पहुंच पाती है, मतलब ऑक्सीजन पहुंच पाती है, और जब कम ऑक्सीजन बच्चे तक जाएगी इसका मतलब बच्चे के शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ेगी। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। इसलिए जब बच्चा पैदा होता है तो एकदम लाल चिट्टे रंग का होता है, क्योंकि बच्चे में हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है, ठीक। क्योंकि बच्चा तुरंत पैदा होता है, अंदर से बाहर निकला है तो वो अंदर था तो ऑक्सीजन कम थी, हीमोग्लोबिन ज़्यादा था, बाहर निकलेगा तो बच्चा सामान्य अवस्था में आ जाएगा, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगी उसको, कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना है। हीमोग्लोबिन के टूटने से दो वर्णक बनते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे विस्तार से। एक मल के माध्यम से बाहर निकलता है और दूसरा मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है, और दोनों ही जो वर्णक हैं यहाँ पीले रंग के होते हैं। इसलिए जो टट्टी होती है, जो मल होता है, उसका रंग भी पीला होता है, और दूसरा जो मूत्र होता है, जो पेशाब होती है, उसका भी रंग पीला होता है। याद रखेंगे। मैदान में O2 की अधिकता होती है, इसलिए हीमोग्लोबिन कम होता है। इसलिए मैदानी क्षेत्र में रहने वाले लोगों में हीमोग्लोबिन कम होता है, और पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों का हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है। जैसे जैसे हम पहाड़ में ऊंचाई में चढ़ते जाएंगे ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी, और ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी तो हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ती जाएगी। इस बात को आप समझ लीजिए।
अब हम देख लेते हैं आरबीसी का संगठन। आरबीसी के संगठन को समझ लीजिए। जो मृत आरबीसी है ये प्लीहा या तिल्ली या इसको हम स्प्लीन कहते हैं, यहाँ जाकर जमा होती है। पहले अब आरबीसी मरेगी कहाँ? यकृत में मरेगी। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। तो मृत आरबीसी कहाँ जमा होगी? प्लीहा या स्प्लीन में। प्लीहा और स्प्लीन जो है, इसलिए इसको ब्लड बैंक भी कहते हैं और साथ ही साथ इसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। मतलब आरबीसी का कब्रिस्तान या बूचड़ खाना किसको कहते हैं? प्लीहा को कहते हैं। मृत आरबीसीएस यहाँ जाकर जमा होती जाती है। और जो है आरबीसी को तोड़ने का काम करेगा लीवर। क्या करेगा? लीवर काम करेगा। और नहीं तोड़ पाएगा तो फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस हो जाएगा, मतलब पीलिया की बीमारी हो जाएगी। ठीक है। तो जब आरबीसीएस टूटेगी तो किस रूप में टूटेगी? ये हीमोग्लोबिन में टूटेगी। और हीमोग्लोबिन भी आगे चल के पुनः दो भागों में टूटेगा। किसके माध्यम से? यकृत के माध्यम से। अब हम लोग देख लेते हैं कि आरबीसीएस कैसी होती है? गोलाकार होती है। लेकिन जब सिकल सेल होता है तो ये हसियाकार हो जाती है। ये हमारी रक्त वाहिकाएँ हैं, इसमें ये अच्छी पोजीशन में है। ये आरबीसी तो ठीक है सारा मामला, लेकिन यहाँ मामला जब बिगड़ जाता है, इस स्थिति में आ जाता है, तो ब्लड का फ्लो रुक जाता है, जिससे बहुत सारी समस्याएं शरीर में आती हैं। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। आरबीसीएस का आकार सिकल सेल एनीमिया की स्थिति में क्या होता है कि जो सिकल सेल एनीमिया में जो आरबीसी है ये कठोर चिपचिपी हो जाती है और ब्लड को बहने में बड़ी दिक्कत जाती है। ब्लड क्लॉट लिखा है, मतलब ब्लड को बहने में यहाँ पर बहुत दिक्कत जाती है। और यहाँ पर सिकल सेल में किस आकार का हो जाएगा? कुछ इस आकार का या कुछ इस आकार का ये हो जाएगा। इसको कहते हैं द्विगुफी आकार, या इसको बाई कॉनकेव कहते हैं, या हसियाकार कहते हैं, या सिकेल कहते हैं ये आकृति को। ठीक है। इसमें क्या होगा? इससे O2 और CO2 के परिवहन में समस्या आएगी। और याद रखिएगा जो सिकल सेल नाम है, यह नाम 1910 में जेम्स हैरिक, जो कि स्पेन के रहने वाले वैज्ञानिक थे, उन्होंने सिकल सेल नाम दिया था। अब हम देख लेते हैं इसके अलावा क्या होता है। सिकल सेल एनीमिया की बीमारी कहाँ देखने को मिलती है? विषुवत रेखी वर्षावन, मतलब इक्वेटोरियल जो रेन फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर ज़्यादातर मच्छर पाए जाते हैं। और मच्छर के अंदर प्रोटो जो है पाया जाता है प्लाज्मोडियम नाम का। और जब ये प्लाज्मोडियम मच्छर काटता है तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ प्रवेश करता है वहाँ के रहने वाले व्यक्तियों के शरीर में। तो वहाँ के रहने वाले लोगों के ब्लड में जो पाया जाने वाला जो आरबीसी है, वो आरबीसी अपने आकार को बदल लेता है इस प्लाज्मोडियम के कारण। ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं। अब हीमोग्लोबिन का कंपोजिशन देखिए। हीम प्लस ग्लोबिन। हीम यानी आयरन, आयरन होता है चटक लाल रंग का, और ग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। इसको तोड़ने का काम लीवर करेगा। याद रखेंगे हीमोग्लोबिन को दो भागों में किसने तोड़ा? लीवर ने तोड़ा। और लीवर आगे और इसको तोड़ेगा। अब देख लीजिए, जब ये टूटेगा तो ग्लोबिन प्रोटीन एक बाइल पिगमेंट बनाएगा। क्या पिगमेंट बनाएगा? बाइल पिगमेंट बनाएगा। और दो बाइल पिगमेंट बनेंगे, इससे एक बनेगा बिलुरुबिन और एक बिलुबर्डिन। बिलुरुबिन येलो रंग का मतलब पीले रंग का, और बिलुबर्डिन ग्रीन रंग का मतलब हरे रंग का होता है। और आंत में जैसे ही ये प्रवेश करते हैं तो बिलुबर्डिन बिलुरुबिन में और बिलुरुबिन बिलुबर्डिन में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन जब आंत में बिलुबर्डिन बिलुरुबिन में परिवर्तित होता है तब दो चीज़ों का निर्माण होता है। एक होता है ईस्टर कोब्लिनोजिन और दूसरा यूरोब्लिनोजिन। तो जो ईस्टर क्लोब्लिनोजिन है ये मल के माध्यम से बाहर निकल जाता है, इसलिए मल का रंग पीला होता है। मल को स्टोल कहते हैं। और दूसरी चीज़ आप देखोगे, जो यूरोब्लिनोजिन है ये यूरोक्रोम नामक वर्णक में परिवर्तित हो जाता है और ये मूत्र में जाकर इकट्ठा हो जाता है, इसलिए मूत्र का रंग पीला हो जाता है। इसलिए ये दोनों के दोनों पीले पदार्थ जो है मल और मूत्र के माध्यम शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इस कारण हमको पीलिया नहीं होता जब अच्छी कंडीशन में, सामान्य कंडीशन में। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ और चीज़ें यहाँ से जल्दी से, तेज़ी से, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। हीमोग्लोबिन केचुए के प्लाज्मा में पाया जाता है। किसके प्लाज्मा में पाया जाता है? केचुआ के प्लाज्मा में। पोषण की कमी से होने वाला एनीमिया या इसको दात्र कोशिका अरक्तता भी कहते हैं। पोषण मतलब Fe की कमी से, मतलब आयरन की कमी से, इसलिए इसको कहते हैं पोषण की कमी से। और पोषण की कमी में आयरन की कमी होगी तब इसको एनीमिया बोलेंगे।
पर्नीशियस एनीमिया मतलब विटामिन B12 की कमी से होने वाला एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया मतलब यह रेडिएशन से होता है, मतलब विकिरण के कारण होता है, मतलब लंबे समय तक जब हम जो विकिरण उत्पन्न करने वाले पदार्थों के संपर्क में रहते हैं या रेडिएशन हमको मिलता है तो उसके संपर्क में लंबे समय तक बने रहने से एप्लास्टिक एनीमिया की बीमारी हो जाती है। हीमोलाइटिक एनीमिया, लंबे समय तक बीमार रहने से आरबीसीएस टूटती है जिसे हीमोलाइटिक एनीमिया कहते हैं, क्योंकि लंबे समय तक बीमार रहोगे तो शरीर का टेम्परेचर बढ़ेगा और टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा तो आरबीसीएस उतनी तेज़ी से टूटेगी, याद रखेंगे। और ये हीमोलाइटिक एनीमिया एक आनुवंशिक रोग है, याद रखेंगे। भारत में एक साल में 3 लाख बच्चे एनीमिया से प्रभावित होते हैं। और थैलीसीमिया, अस्थि मज्जा में हीमोग्लोबिन का निर्माण ना होना जिससे एचबी की कमी हो जाती है। अस्थि मज्जा में क्या होता है, हीमोग्लोबिन का निर्माण ना होना जिससे एचबी की कमी होगी। और ये जो थैलीसीमिया है ये जेनेटिक भी हो सकता है और ये नॉन जेनेटिक भी हो सकता है, मतलब ये आनुवांशिक भी हो सकता है और गैर आनुवांशिक, दोनों रूपों में हमको देखने को मिलता है। नोट करके मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं। बच्चों में ज़्यादा होता है थैलीसीमिया, ठीक है। इस हेतु बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने की सलाह दी जाती है जो कि काफ़ी महंगा होता है। एचबी में अल्फा तथा बीटा चैन पाई जाती है। 19 जून विश्व सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन दिवस मनाया जाता है, इसको नोट कर लीजिए 19 जून। 1 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के शहडोल के लालपुर से सिकिल सेल एनीमिया उन्मूलन 2047 का लक्ष्य रखा गया। उसकी शुरुआत हुई हमारे मध्य प्रदेश से, नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी। सिकिल सेल बनने के कारण समझ लीजिए क्यों बनते हैं। हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा 2 बीटा चेन होती है और हीमोग्लोबिन की बीटा चेन की 6वीं पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड वेलिन में बदल जाता है, वेलिन में बदल जाता है जिससे जो है आरबीसी की जो आकृति होती है वो हंसियाकार हो जाती है। ये कुछ बातें हैं। इसके अलावा और इसका आगे कुछ हम विस्तार देख लेते हैं। बीटा चैन में 146 अमीनो एसिड्स होते हैं, उनमें से 6वें नंबर का ग्लूटामिक एसिड में बदल जाता है। उसमें जो 6वें नंबर का ग्लूटामिक एसिड है वो काय में बदल जाता है, वेलिन में बदल जाता है। और वेलिन में कोई आवेश नहीं होता है, और आवेश नहीं होता इस कारण वो आरबीसीएस को हंसियाकार आकार में बदल देता है। हीमोग्लोबिन एस को वेलिन भी कहते हैं, याद रखिएगा, जिससे रक्त के बहाव में बाधा उत्पन्न होती है। और ये किसके कारण होता है, जीन उत्परिवर्तन अर्थात जीन म्यूटेशन के कारण होता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे जीन उत्परिवर्तन क्या होता है जब हम आनुवांशिक रोगों के विषय में पढ़ेंगे। लक्षण हम देख लेंगे तो दर्द होता है, हाथ में दर्द, पैर में दर्द, पीठ में दर्द, छाती में दर्द। इसके अलावा हाथों और पैरों में सूजन, खासतौर पर जोड़ों में सूजन आ जाती है। बार बार इन्फेक्शन होता है, थकान महसूस होती है और पीलिया जैसी बीमारी हमको देखने को मिलती है काय में, सिकल सेल एनीमिया में। इसके अलावा जांच में हीमोग्लोबिन टेस्ट होता है, सीबीसी टेस्ट होता है और एचबीबी जीन म्यूटेशन टेस्ट भी किया जाता है। इसके अलावा कारण क्या है, ये एक आनुवांशिक बीमारी है और क्रोमोसोम 11 पर पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन बीटा जीन, जिसको एचबीबी कहते हैं, में उत्परिवर्तन के कारण होता है। इसके लिए क्या क्या सावधानी करनी चाहिए, क्या क्या दवाई लेनी चाहिए। दर्द निवारक दवाएं लीजिए, सूजन के लिए दवा लीजिए, एंटीबायोटिक्स लीजिए, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कराइए समय समय पर, मतलब लोगों से रक्त लीजिए, रक्तदान करवाइए, मतलब ज़बरदस्ती नहीं है ना, आप दूसरों से ब्लड लेंगे तभी आप स्वस्थ रहेंगे सिकल सेल एनीमिया में। बोन मैरो ट्रांसप्लांट ये सबसे महंगा होता है और सबसे जटिल प्रक्रिया भी इसकी ही होती है, ठीक है। इसके अलावा कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। यह ऑटोसोमिक विकार है, क्योंकि यह लिंग गुणसूत्रों के कारण नहीं हो रहा है, यह दैहिक कोशिकाओं के कारण होता है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि दैहिक कोशिका क्या होती है और लिंग कोशिका क्या होती है, ठीक। कुछ चीज़ें मैंने नोट करके लिखा है। छोटे बच्चे को पीलिया होने पर 400, अब आपने देखे होंगे कि कभी कभी जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा पैदा होने के बाद उसको शिकायत हो जाती है जॉइंटिस की। अब बच्चा ने ना तो चाट खाया, ना पुल्की खाया, ना उसने बेचारे ने पानी पिया, अब इसको ना जाने कहाँ से पीलिया हो गया, है ना, सोचने वाली बात है। अब पीलिया हुआ तो कहाँ से, उसका कारण ये है कि जो बच्चा है जब जन्म लिया तो उसके शरीर में वो चूँकि माँ के पेट में था तो उसको ऑक्सीजन की कमी थी, ऑक्सीजन की कमी थी तो हीमोग्लोबिन ज़्यादा था और
उसी कंडीशन में उसका लीवर जो है सही ढंग से काम नहीं कर पा रहा है, मतलब वो ज़्यादा बने हीमोग्लोबिन को नहीं तोड़ पा रहा है। तो वैसी स्थिति में हीमोग्लोबिन में दो वर्णक हमने अभी इससे पहले पढ़े, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, वो डायरेक्ट काय में जाके मिलने लगते हैं, ब्लड में जाकर मिलने लगते हैं। और जब वो ब्लड में जाकर मिलने लगते हैं तो बच्चे को लक्षण दिखाई देने लगते हैं, काय के, फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। और ये लक्षण कहाँ कहाँ दिखते हैं? हाथ के ये एल्बिडो, ये आपको सूरज दिख रहा है, ये मेरे नाखून के इसमें, इसको सूरज को एल्बिडो कहते हैं, यहाँ देखने को। नहीं तो आँख के जो सफ़ेद वाले भाग होते हैं उसमें अगर गोरा रंग है किसी व्यक्ति का तो उसके गाल में भी पीलापन दिखाई देता है। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। तो छोटे बच्चे को जब ये पीलिया हुआ, इस कारण से उसका यकृत काम नहीं किया, तो हीमोग्लोबिन, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन काय में जाकर मिलने लगे सीधे ब्लड में, और बच्चा पीला पीला दिखने लगा, मतलब उसको पीलिया हो गया। तो वैसी स्थिति में डॉक्टर क्या काम करते हैं? हॉस्पिटल में एक छोटा सा चैम्बर होता है, उस चैम्बर में बच्चे को लेटाते हैं, ऊपर से 400 नैनोमीटर की ब्लू लाइट उस पर मारते हैं। यह ब्लू लाइट जब बच्चे के शरीर में प्रवेश करती है तो ये उन पिगमेंट को क्या करती है? तोड़ती है। और डॉक्टर साथ ही साथ बच्चे को क्या लगाते हैं? सिरिंज वो लगाते हैं, क्या, बॉटल लगाते हैं, और बॉटल ड्रिप कर करके जाती है। और वो क्या होगा, जो उसको ड्रिप लगाई गई है वो ड्रिप उसके शरीर में पानी की मात्रा को बढ़ाएंगे और मूत्र के माध्यम से वो बाहर निकलेगा। लाइट इधर पिगमेंट को तोड़ रही है, वो मूत्र में मिलता जाएगा वो टूटा हुआ पिगमेंट, और वो सारा पीलापन जो बच्चे को अंदर शरीर में अंदर था वो मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाएगा, और बच्चा जो है पुनः स्वस्थ स्थिति में आ जाएगा। याद रखेंगे, पहले भी समस्याएं होती थी, लेकिन पहले लोग बहुत साइंटिफिक थे, लोग बहुत चतुर थे, वो जानते थे कि बच्चे को सूर्य का प्रकाश दिलाना चाहिए और खुद भी लेना चाहिए। लेकिन आज हम जिस भौतिकवादी संसार में जी रहे हैं वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हो गई, सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पा रहा है। इस कारण आजकल छोटे छोटे नवजातों को पीलिया या जॉइंटिस जैसी समस्याएँ हमको देखने को मिल रही हैं। और याद रखिएगा, धूप में जो 7 रंग होते हैं जिसे हम श्वेत प्रकाश कहते हैं, ये 400 नैनोमीटर के तरंग दैर्ध्य वाला होता है। मतलब हमको नेचुरली ही हमको 400 नैनोमीटर की जो लाइट है वो हमको अवेलेबल हो जाती है। अगर हम इसको सही ढंग से प्राप्त कर लें तो हमको पीलिया जैसी बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।